बिहार विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है। एनडीए और महागठबंधन के नेता चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं, लेकिन अभी तक सीट बंटवारे पर किसी ने औपचारिक ऐलान नहीं किया है। एनडीए की कमान नीतीश कुमार के हाथों में है, लेकिन दूसरी तरफ महागठबंधन में सीएम के चेहरे पर सहमति नहीं बन पाई है। महागठबंधन में सबसे बड़ा घटक आरजेडी है। तेजस्वी सबसे बड़ा चेहरा है, लेकिन अभी तक महागठबंधन में सीएम के चेहरे पर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। सोमवार को तेजस्वी के आवास पर वाम दलों के नेताओं की बैठक हुई। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के रामनरेश पांडे के नेतृत्व में सीपीआई के नेताओं ने तेजस्वी से मुलाकात की। इससे पहले रविवार को देर रात तक महागठबंधन के सभी घटक दलों के साथ तेजस्वी ने बैठक की थी, जिसमें कांग्रेस, वीआईपी, आरएलजेपी, जेएमएम और वाम दलों के नेताओं ने शिरकत की थी। सीट बंटवारे की बात करें तो तय फार्मूले के मुताबिक आरजेडी को 135 से 136 सीटें तक मिल सकती हैं, जबकि पहले 138 सीटों की चर्चा थी। लेकिन महागठबंधन की मीटिंग के बाद खबर आई कि आरजेडी 135 सीटों पर मान गई है। वहीं कांग्रेस के लिए 54 से 60 सीटें रखी गई हैं। इसके अलावा लेफ्ट को 30 से 35 सीटें मिल सकती हैं, जबकि मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को 14 से 15 सीटें मिलने की खबर है। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने लाइव टाइम से खास बातचीत में कहा कि सीट शेयरिंग का फैसला हो चुका है और जल्द ही तस्वीर साफ हो जाएगी। लगातार हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 1-2 दिन में हम लोग किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे और सीट शेयरिंग का काम पूरा हो जाएगा। क्योंकि कल रात में भी बैठक हुई है और वो सिलसिला लगातार चल रहा है, तो कल शाम तक हो सकता है कि कुछ नतीजा निकल आए। गठबंधन में गिव एंड टेक होता है, सबों को एकोमोडेट करना पड़ता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम जो सीट चाहें वही हमको मिल जाए या कोई भी पार्टी को मिल जाए। तो उसमें हम लोग ये देखेंगे, ओवरऑल उसको देखेंगे कि उसकी एक अच्छी तस्वीर बने, सारे पॉलिटिकल पार्टी उसमें एकोमोडेट हो, सबको ये लगे कि हम सेटिस्फैक्शन हो कि हमको जो सीट मिली है या जो हमको शेयर मिला है वो संतोषजनक। सीटों के बंटवारे में आरजेडी का हिस्सा सबसे ज्यादा है, लेकिन इस बार कांग्रेस भी पूरी ताकत से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर चुकी है। 8 अक्टूबर को कांग्रेस सीईसी यानी कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की पहली वर्चुअल मीटिंग होगी, जिसमें बिहार चुनाव में उम्मीदवारों पर चर्चा होगी। इस मीटिंग में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर मुहर लग सकती है। ये पहली बार है जब कांग्रेस सीईसी की मीटिंग वर्चुअली होगी। चुनाव पर कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत ने कहा कि 14 नवंबर को बिहार से एनडीए का खात्मा हो जाएगा। सीट बंटवारे को लेकर काफी पेच फंसा हुआ है। नहीं, कोई पेच फंसा नहीं है। निश्चित रूप से हर दल चाहते हैं कि वो है, लेकिन जो प्रैक्टिकल जो ग्राउंड रियलिटी के उसके अनुसार आपस में सहमति होगी और 1-2 दिन में पटाक्षेप हो जाएगा। लिस्ट भी आने की संभावना है। निश्चित रूप से सीईसी की बैठक होगी, सारी लिस्टें आ जाएंगी और मोटे तौर पे लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर सहमति का दावा है, तो दूसरी तरफ एनडीए में सीट बंटवारे पर अटकलों का बाजार गर्म है। सूत्रों के अनुसार एनडीए में 2 फॉर्मूले पर चर्चा जारी है। सबसे पहले फॉर्मूले से जेडीयू को 102 से 103 सीट मिलने की बात है, तो दूसरे फॉर्मूले में 101 सीटें मिल सकती हैं। वहीं बीजेपी को पहले फॉर्मूले से 101 से 102 सीटें, तो दूसरे फॉर्मूले में 100 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए में सबसे ज्यादा चर्चा चिराग पासवान को लेकर है, जिनकी पार्टी को 25 से 28 सीटें तक मिलने की खबर है। लेकिन सूत्रों के अनुसार चिराग 40 सीटों की मांग कर रहे हैं, जिससे एनडीए में सीट बंटवारे पर पेच फंस गया है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और महासचिव विनोद तावड़े ने चिराग पासवान के दिल्ली आवास पर मुलाकात कर उनसे सीट शेयरिंग पर चर्चा की। आपको बता दें कि चिराग ने पहले ही साफ कर दिया है कि उनकी प्राथमिकता दिल्ली नहीं, बिहार की सियासत है। उन्होंने लाइव टाइम से खास बातचीत में कहा था कि सीटों पर बंटवारा सम्मानपूर्वक होना चाहिए। तैयारी मेरी पूरी है, ये मैं मानूंगा। मैं हमेशा वेल प्रिपेयर्ड, एडवांस में वेल प्रिपेयर्ड होकर रहता हूं किसी भी परिस्थिति के लिए। लोकसभा में भी जब मैं एकमात्र सांसद था अपनी पार्टी का, जब मुझे पता भी नहीं था कि मैं एनडीए का हिस्सा बनूंगा नहीं बनूंगा, तब भी मैंने अपनी वो तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर कर रखी थी, जिसका परिणाम 100% स्ट्राइक रेट के तौर पर देखने को मिला।
पुनः एक बार फिर बिहार विधानसभा चुनाव में 100% स्ट्राइक रेट अपना बरकरार मैं रखना चाहता हूं। इसीलिए मोटा मोटी मेरे जहन में सब क्लियर है, प्रत्याशियों के नाम, सीटों के नाम, सीटों की संख्या। पर इससे पहले कि अब आप अगला सवाल पूछे कि मैं उसको सार्वजनिक करूं, मैं मानता हूं कि मैं गठबंधन की मर्यादा को तोड़ूंगा कि कोई भी चर्चा मैं सार्वजनिक मंच में पहले करूं और गठबंधन के भीतर बाद में करूं, तो ये उचित नहीं होगा। तो 50 सीटें तो कम से कम नहीं, कतई मैं नहीं। मैं मोर देन द नंबर ऑफ द सीट, क्वालिटी ऑफ द सीट विल मैटर फॉर मी। और मैं मानता हूं कि गठबंधन को इसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जो दल जिस क्षेत्र में मजबूत है या जिसके पास विनेबिलिटी फैक्टर ज़्यादा स्ट्रांग है, वो सीट उसको जानी चाहिए। चिराग पासवान और धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात से ठीक पहले हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख जीतनराम मांझी के साथ भी धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक की। इससे साफ है कि मांझी के साथ भी सीटों पर खींचतान जारी है। सूत्रों के अनुसार जीतनराम मांझी 15 सीटों की मांग कर रहे हैं। बीजेपी जल्द से जल्द सीट बंटवारे पर फैसला चाहती है, जिसके लिए धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े को लगाया गया है। लेकिन चिराग पासवान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि 2020 में चिराग पासवान ने अकेले चुनाव लड़ा था और जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे, जिससे कई सीटों पर जेडीयू को काफ़ी नुकसान हुआ था। इस बार एलजेपी रामविलास पासवान एनडीए में शामिल है, लेकिन चिराग अपनी मांगों पर झुकने को तैयार नहीं है। बीजेपी दावा कर रही है कि एनडीए में कोई मतभेद नहीं है। अब देखना यह है कि चिराग को बीजेपी कितने सीटों पर मना पाती है। सब बातें चल रही है और बात जब होती है तो इस तरह की बातें होती है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, बहुत जल्द 2 से 3 दिन के अंदर में हम लोग सब निपट लेंगे और चुनाव मैदान में हम लोग हैं। तो इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष पांडे हैं और मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता अरुण कुमार जी हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नियम समझा दूं हमारी बहस छोटी होती है, वक्त हमारे पास कम होता है, इसीलिए दोनों मेहमानों को 60-60 सेकंड दिया जाएगा। 60-60 सेकंड में आप अपनी बात कहिए और आपको बिना रोक टोक के ये 60 सेकंड दिए जाएंगे। तो सबसे पहले मनीष पांडे जी, आपसे शुरू करता हूं। चिराग, एक बार ऐसा लग रहा है कि फिर से घर में चिराग जो है ना, घर को आग लग गई, घर के चिराग से ऐसी सिचुएशन फिर से दोबारा ना आ जाए। क्या कहेंगे, चिराग को मना पाएंगे आप? नहीं, देखिए, बिहार की राजनीति में एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात है दीपक जी, वो यह है कि बिहार में 2 धड़े हैं, 2 तरह की राजनीति है। एक लालू यादव यानी जंगल राज के समर्थन की राजनीति और दूसरा जंगल राज के विरोध की राजनीति। और आप देखेंगे कि ज्यादातर नेता इसी में 2 भाग में बटे हैं। चिराग जी उसका एक अभिन्न हिस्सा है, जो नहीं चाहते कि बिहार में फिर से जंगल राज की वापसी हो। और जो बिहार, उनका जो मिशन रहा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, उसके हिसाब से वो हमेशा एनडीए का साथ देना चाहते रहे हैं और देंगे भी। जब पिछली बार उन्होंने वो अलग से चुनाव लड़े थे, तब भी राजनीतिक कारण चाहे जो रही हो, लेकिन वो लालू प्रसाद यादव के साथ नहीं गए थे, क्योंकि उनको पता था कि वह जंगल राज का प्रतीक है और उनके माध्यम से जंगल राज ही बिहार में आ सकता है। तो देखिए, चिराग जी एनडीए के एक अच्छे पार्ट रहे हैं, विश्वसनीय पार्ट रहे हैं, इसलिए ठीक है। देखिए, एक बात तो है दीपक जी, आप भी जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि हर राजनीतिक पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ सबसे बड़ी समस्या होती है उनके अपने कार्यकर्ता, उनके नेता, जो जिनके अंदर महत्वाकांक्षाएं होती हैं, जिनको खुद चुनाव लड़ना होता है, उनकी भावनाओं को भी समझना। और जब कॉलिशन की गवर्नमेंट बनती है या जब चुनाव लड़ते हैं गठबंधन के तहत, तो सीटों में थोड़ी बहुत विषय तो आती है, हर पार्टियों के साथ आती है, सिर्फ एनडीए का विषय नहीं। और एनडीए में तो सच्चाई यह है कि इतना टाइट पोजीशन है कि सारे सांसद हैं, सत्ता में हैं, उनको जनता उनको पसंद करती है। तो ऐसी स्थिति में एनडीए में, और ये जो है ना पैक्ट है बहुत ज्यादा, ये समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं का समाधान होगा, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं। आपने भी चिराग जी से बात की है, पॉजिटिव है, चिराग जी ने कोई ऐसा सिग्नल नहीं दिया है, कोई ऐसी बातें नहीं कही हैं जिससे कि कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को किसी प्रकार की कोई क्षति पहुंचे। अरुण कुमार जी, मुझे अब ये बताइए, इनके यहाँ तो सीटों पर बात नहीं बन रही है, आपके यहाँ तो सीटों पर भी बात नहीं बन रही है और मुख्यमंत्री की दावेदारी पर बात नहीं बन रही, क्योंकि तेजस्वी यादव के नाम पर लोग सहमति ही नहीं जता रहे हैं। कैसे काम चलेगा अरुण भाई ऐसे? देखिए दीपक जी, अपनी खबरें अभी दिखा रहे थे, महागठबंधन के नेताओं का भी अंश और एनडीए के नेताओं का भी अंश, और आपके खबरों को अगर देखकर मैं बोलूं तो साफ स्पष्ट है
कि एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर, चेहरा को लेकर, नेतृत्व को लेकर, सीएम फेस को लेकर जूतम पैजार की स्थिति उत्पन्न है, क्योंकि वहां स्वार्थी लोगों का जमावड़ा है, सत्ता की राजनीति करते हैं। और महागठबंधन सत्ता की राजनीति नहीं करता। हम लोगों के लिए सीट कोई मतलब नहीं, नेतृत्व कोई मतलब नहीं, फेस कोई मतलब नहीं। मतलब है जनता के जो मूल सवाल हैं, बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, भूखमरी, अपराध, गरीबी, भ्रष्टाचार, इन सारे सवालों को लेकर हम लोग एकजुट हुए हैं और इन सारे समस्याओं से बिहार की जनता जूझ रही है और एनडीए सरकार से मुक्ति चाहती है, छटपटा रही है। और बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में पढ़ाई, आप अभी कह रहे थे नेतृत्व तो मैटर ही नहीं करता है। आप अभी कह रहे थे अरुण भाई नेतृत्व तो मैटर ही नहीं करता है। अभी आपने कहा नेतृत्व तो मैटर नहीं करता है। नहीं, किसी के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जनता ने तय कर लिया है ना। जनता की बात क्यों कर रहे हैं? तेजस्वी यादव जी हैं जी। आपने कहा नेतृत्व तो मैटर नहीं करता, आप कह रहे हैं तेजस्वी के नेतृत्व में। दोनों बात हो गई ना, दो अलग अलग बात हो गई। चलिए आप इस पे जवाब सोच के रखिएगा। चूंकि एक नहीं दीपक जी मैं बता दूं, चूंकि इसलिए मैटर नहीं रखता है कि बिहार की जनता ने तय कर लिया है और बिहार की जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव जी है। ठीक है, चलिए कांग्रेस पार्टी नहीं तय कर पा रही है, बाकी सब ठीक है। मनीष पांडे जी क्या कहेंगे इस ऊहापोह पर जो रस्साकशी महागठबंधन के अंदर चल रही है? नहीं देखिए, जिस पार्टी ने सारे एनडीए जो महागठबंधन के नेताओं की तस्वीर अपने पोस्टरों से गायब कर दी हो, जिसके प्रवक्ता, जिसके नेता खुद से खुद से मुख्यमंत्री अपने आप को घोषित कर लिए हो, उस गठबंधन की क्या चर्चा करना। और उसके प्रवक्ता अगर स्टूडियो में बैठकर कह रहे हैं कि यह नेतृत्व का विषय नहीं है। और खास करके मुझे आश्चर्य तब होता है जब कोई कांग्रेस का प्रवक्ता या राजद का प्रवक्ता भ्रष्टाचार, अपराध, अराजकता, बलात्कार, अपहरण, इन सब विषयों को जब मुद्दा बनाकर उस पर चुनाव लड़ने की बात करता है दीपक जी, तो मुझे और ज्यादा हंसी आती है कि देखिए इससे बड़ा बेवकूफ जनता को समझने की बात दूसरी और क्या हो सकती है कि जिसका जन्म, जिसका अस्तित्व, जिसकी पहचान ही भ्रष्टाचार, अपहरण, अपराध पर हुआ हो, उसके प्रवक्ता है उसको चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है इसी को कहते हैं दोहरा चरित्र, इसी को कहते हैं जनता को बेवकूफ समझना। भाई बिहार की जनता को अब विकास का लत लग गया है दीपक जी। जो व्यक्ति आएगा, जो टेस्टेड व्यक्ति होगा, जो विकास की बात करेगी, और जनता जिस पर मैंने कहा कि बिहार में दो धारा है राजनीति का, एक जंगल राज वाली विचारधारा, एक धारा जिसमें आप देखे होंगे कि जितने नक्सल, वामपंथी, कांग्रेस, ये सारे लोग हैं, और दूसरी धारा वैसे लोगों की है जिन्होंने अकेले चुनाव लड़ा। आप देखेंगे दीपक जी अकेले चुनाव लड़ा लेकिन लालू प्रसाद के साथ नहीं गए। ठीक है, एक दूसरी विचारधारा है। अरे आप जिनके तो साथ लड़ रहे हैं वो लालू के साथ दो बार जा चुके हैं, लालू जी के साथ। कैसी बात कर रहे हैं मनीष पांडे जी? नीतीश कुमार जी दो बार लालू जी के साथ चले गए। नीतीश आप उन्हीं के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आप कह रहे हैं अकेले चुनाव लड़ा। जैसे लंबी फेंक रहे थे अरुण कुमार जी तेजस्वी के नेतृत्व में, मनीष पांडे जी वैसे आप भी थोड़ी लंबी फेंक रहे हैं। चलिए अरुण कुमार जी के पास जाता है। अरुण कुमार जी बताइए जो मनीष पांडे जी कह रहे हैं कि जिस पार्टी का जन्म अपराध, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के लिए हुआ हो, क्या वो पार्टी इनको मुद्दा बना सकती है? जवाब दीजिए इसका। दीपक जी, यह तो भारत सरकार का आंकड़ा है, एनसीआरबी का आंकड़ा को आप देख लीजिए। 2 दशक से एनडीए की सरकार है, 70,000 से अधिक हत्याएं हो चुकी, 35,000 से अधिक बलात्कार की घटना, 1 लाख से अधिक अपहरण की घटना, 3 लाख से अधिक चोरी की घटना, अन्य वारदात छोड़ दीजिए। अब चलिए भ्रष्टाचार पर। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में ही नरेंद्र मोदी जी 33 घोटाला का आरोप लगाते थे नीतीश कुमार जी पर। अब तक में तो 100 घोटाला हो गया। पिछले दिनों 70,000 करोड़ का घोटाला उजागर किया कैग ने। अभी देखिए हाल में ही इनके सारे मंत्री पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे हैं, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे अशोक चौधरी हो। सारे मंत्री तो डूबे हुए हैं भ्रष्टाचार में। ये भ्रष्टाचार पर प्रवचन दे रहे हैं। नीतीश सरकार के जितने भी मंत्री हैं, उनके अधीन में जितने अभियंता हैं, उनके घर से 100 करोड़
500 करोड़ की प्रॉपर्टी निकल रही है, 12 करोड़ रुपया जले नोट निकल रहा है। मतलब बगैर पैसा का तो एक काम बिहार के अंदर किसी का होता ही नहीं है। भ्रष्टाचार चरम पर, बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, गरीबी चरम पर। नीति आयोग का रिपोर्ट देख लीजिए ना, हर मामले में विकास अंतिम पैदान पर बिहार खड़ा है। ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में बात करिए, चाहे आप निवेश के मामले में बात करिए, चाहे आप प्रत्येक व्यक्ति आय के मामले में बात करिए। हाँ, एक नंबर में कहाँ है? बेरोजगारी में। बेरोजगारी का हाल बना दिया। पलायन भारत सरकार का आंकड़ा है दीपक जी, प्रत्येक वर्ष 3 करोड़ से अधिक लोग पलायन कर जाते हैं। ठीक है, ये आंकड़ा ठीक है। आपका वक्त हो गया, आपका 7 सेकंड पूरे हो गए। मैं मनीष पांडे जी के पास चलता हूँ। मनीष पांडे जी, भ्रष्टाचार की जो ये बात कर रहे हैं, ये आरोप तो प्रशांत किशोर भी लगा रहे हैं, और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, ये आरोप और किसी ने नहीं, आपके पूर्व केंद्रीय मंत्री खुद आर.के. सिंह ने मेरे इंटरव्यू में लगाया है कि सर ऊपर से नीचे तक बिहार में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, बाहर नहीं भ्रष्टाचार है। आपने एक सवाल तो जरूर पूछा होगा आर.के. सिंह जी से कि आर.के. सिंह जी, जब आप सत्ता में थे, जब आप सांसद थे भाजपा से, तो उसमें आपको भ्रष्टाचार नहीं दिखता था? आज आप जब बाहर, आपको ये सवाल तो जरूर पूछे होंगे दीपक जी, मुझे लगता है आर.के. सिंह जी से, और शायद आर.के. सिंह जी माकूल जवाब नहीं दिया होगा आपको। देखिए, वो सारी बातें तो छोड़ दीजिए। अभी राजद के प्रवक्ता कहते हैं कि भाजपा के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अरे भैया, ये राजद के लोगों ने लगाया है क्या? सबसे पहली बात, नहीं लगाया राजद के लोगों ने। दूसरी बात, 17 महीना सरकार में रहे, उसी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री कौन थे? तेजस्वी जी। एक लीकेज नहीं ढूंढ पाए 17 महीनों में, और आज बैठकर उसी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि मंगल पांडे पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे। भाई, 17 महीने आप खुद उस विभाग के मंत्री रहे और भाजपा के मंत्री के खिलाफ एक लीकेज भ्रष्टाचार का एक मामला नहीं ढूंढ पाए। पथ निर्माण मंत्री रहे, उस विभाग में एक भ्रष्टाचार नहीं ढूंढ पाए। भाजपा के किसी भी मंत्रियों के खिलाफ आप एक भ्रष्टाचार का मामला 17 महीने में आपको नहीं दिखा। और आज एक पार्टी जो अभी अभी पैदा हुई है, और वो किसके लिए बैटिंग करी है, या बिहार वासी अच्छी तरह समझ रहे हैं, उनको चेहरा बना के, चूंकि भ्रष्टाचार की बात अगर लालू प्रसाद की पार्टी करेगी तो वो जचेगा नहीं, कांग्रेस करेगी तो जचेगा नहीं, इसलिए एक नई पार्टी को बी टीम के रूप में लाकर यहां पर, और भाजपा के ऊपर से भ्रष्टाचार के आरोप लगाया जा रहा है, इसीलिए कि भाजपा की यूएसपी ही रही है भ्रष्टाचार मुक्त वाली। तो ये जो नैरेटिव से, देखिए दीपक जी, इसको बिहार की जनता, मैंने कहा कि पॉलिटिकली बहुत साउंड है, और इस प्रकार की राजनीति को बिहार के लोग अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए ये जो वोट चोरी का आरोप या अन्य जो आरोप लेकर जो मैदान में उतरे हैं ना, ये सारा इनका फ्लॉप शो है। बिहार में फिर से एक बार नीतीश जी की नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है, जिसमें चिराग जी की भी भूमिका रहेगी, मांझी जी की भी भूमिका रहेगी, और कुशवाहा जी की भी भूमिका रहेगी, और यह महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। ठीक है। अरुण कुमार जी, आपने बड़ी सारी लिस्ट गिनाई, भ्रष्टाचार आपने गिनाया भाई भतीजावाद आपने गिनाया, किस तरीके से सरकार चल रही है आपने गिनाया, कि लोगों के यहाँ से बंडल निकल रहे हैं, लेकिन वोट चोरी का आरोप, आपको कहीं लगता है कि राहुल गांधी के साथ ये यात्रा करके आपने गलती कर दी, अपने ही मुद्दों को ठंडा कर दिया जिसको आप गर्म करके चल रहे थे बिहार चुनाव में अभी तक? दीपक जी, आप तो इसकी लड़ाई हमने, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर न्यायालय तक में लड़ी, और जिसका परिणाम आपके सामने है। ये चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार जिस तरीके से एक सोची समझी साजिश के तहत बिहार के गरीबों का मत का अधिकार छीनने का षड्यंत्र रचा था, उसका तो पर्दाफाश तेजस्वी यादव जी ने ही शुरुआती दिन से करने का काम किया। अगर नहीं करते तो ये चुनाव आयोग तो मत का अधिकार छीन ही लेता ना। आखिरकार मानना पड़ा ना चुनाव आयोग को, आधार कार्ड की मान्यता देना पड़ा ना। आज आपने देखा होगा, कोर्ट ने फिर कहा कि आप भाई बताओ, इतने लोगों का जो आपने नाम काट दिया, क्या है, क्यों काटे? सारे इशू पर हम कोर्ट गए हैं, टाइमिंग को लेकर, दस्तावेज को लेकर, प्रक्रिया को लेकर, और कोर्ट ने भी हमारे नेता के मांग पर मुहर लगाई है, और उस अनुरूप कोर्ट ने भी चुनाव आयोग को कई निर्देश दिए हैं। ये हमारी जीत है आज भी। और ये तो स्पष्ट है, राहुल गांधी जी का जहां तक प्रश्न उठाए, राहुल गांधी जी ने एक्सपोज किया है, वोट चोरी हुआ है,
और जिन सारे सवालों को उठाया राहुल ठीक है। गांधी जी ने, आज भी चुनाव आयोग ने उसका जवाब नहीं दिया है। चलिए ये मैं यहीं अफसोस पर है रुकूंगा। कि वोट चोरी बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, भारत अरुण कुमार जी, वक्त खत्म, माफ कीजिएगा, आपको भी यहीं रुकना होगा। मनीष जी आपको भी रुकना होगा। आप दोनों ने बातचीत की और अपने व्यूज और अपनी पार्टी के व्यूज शेयर किए, अपनी राय बताई, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।